चलिए केमिस्ट्री में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए हम इसे एवरीडे साइंस के कॉन्सेप्ट से समझ रहे हैं। क्लास 9th का हम चैप्टर कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कल हमने बहुत अच्छे से समझा था कि डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी तक हम कैसे पहुँचें, एटम असल में क्या होता है। हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कल पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये हमने डिटेल में समझ लिया, एटॉमिक थ्योरी सारी पढ़ ली। आज हम स्पेसिफिक इन शब्दों के साथ आगे बढ़ेंगे। एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिसिटी, हर चीज़ हम आपको आज कराएंगे। और इसके वाया आज हमारा एटम, मॉलिक्यूल, आयन्स, ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चैप्टर में केमिकल फार्मूलाज कैसे बनते हैं उस सेगमेंट में एंटर हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले सवाल खड़ा होता है व्हाट इज़ एन एटम। तो हमने क्या लिखा है, एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर जस्ट लाइक अ ब्रिक इज़ टू अ हाउस। देखिए जब आप अपनी एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपसे ये सवाल पूछा जाएगा उनके द्वारा कि अल्टीमेटली आप जब ब्रिक्स से, ईंटों से बनी हुई दीवार देखते हैं, दीवार से बने हुए कमरे देखते हैं, कमरों से बनी हुई उस बिल्डिंग को देखते हैं, आपको दिखता क्या है? बिल्डिंग। बिल्डिंग को और थोड़ा सा ब्रेक डाउन करिए तो कमरे, कमरे को और जूम इन करिए तो दीवारें, ये 4 दीवारें, इन्हें जूम इन करिए तो एक दीवार। अब अगर उसे जूम इन करिए, उसे और तोड़िए तो फिर लेयर्स ऑफ ब्रिक्स, और उसके अंदर जाइए तो द ब्रिक, दैट सिंगल ब्रिक। जैसे उस पूरी बड़ी सी बिल्डिंग जो कि एक मैटर है, एक पदार्थ है, का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो उसका आधार है, जिस पर वो सब खड़ा है, वो एक ब्रिक है। वैसे ही एटम इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सारे मैटर का वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। एटम, परमाणु, सब उसी के अंदर है। समझ में आई? परमाणु शब्द से वर्ड इंग्लिश का आता है एटम। परमाणु बम मने एटॉमिक बम। कभी गलती मत करना कि न्यूक्लियर बम। न्यूक्लियर शब्द से हिंदी का शब्द आता है नाभिकीय, वो नाभिकीय शब्द है। परमाणु के लिए एटम शब्द है। ये बात हमेशा ज़िंदगी में याद रखना। कई बार बच्चे इधर तो परमाणु बोल देते हैं, उधर न्यूक्लियर बोल देते हैं। हिंदी का परमाणु, इंग्लिश का न्यूक्लियर, वो नाभिकीय शब्द है उसके लिए। ये बस इतना बताना था। हमारी ज़िंदगी को चिलाचिल करने के लिए मैं कुछ कुछ बताते रहता हूँ ताकि थोड़ा और बेहतर और बेहतर और बेहतर से बेहतरीन हो जाओ, है कि नहीं? चलो, तो एटम एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। बिल्कुल ऐसा ही एनसीईआरटी ही उदाहरण देती है कि अगर आप रेत का ढेर देखें तो वो रेत के ढेर आपके सामने तो सैंड ड्यून है ना। रेगिस्तानों में जाइए तो सैंड ड्यून्स बने हुए हैं, रेत के टीले बने हुए हैं सारे। किनारे पे जाएं समुद्र के तो बीच पे बहुत सारी सैंड है, दूर से तो दिख रही है हमें वो। अब फिर आप अपनी मुट्ठी में लीजिए, फिर मुट्ठी में सैंड है, फिर सारी निकल जाएगी तो हाथ में एक एक सैंड का ग्रेन लगा रह जाएगा। तो वो सैंड का जो एक एक कण है, द ग्रेन, एक एक इस कण से वो सैंड ड्यून बना था। दूर से आप उस एक एक कण को नहीं पहचान पा रहे थे, आपको सैंड ड्यून दिख रहा था। पास जा करके देखा तो वो एक एक सिंगल ग्रेन ऑफ सैंड था। जैसे एक एक ग्रेन ऑफ सैंड ऐड होकर के सैंड ड्यून बना देता है, डेजर्ट बना देता है, बीच बन जाता है, ऐसे ही एक एक एटम जुड़ करके इस ब्रह्मांड में इतना सारा पदार्थ, इतना सारा मैटर बना हुआ है। लेकिन वो एक सैंड ड्यून में से मिली एक सैंड ग्रेन के अंदर भी ट्रिलियन टाइम एटम्स होंगे, ट्रिलियन टाइम एटम्स। इतना छोटा है एटम। एटम आगे जाके इतना छोटा है कि आप देख नहीं सकते उसे, वो नेकेड आइज से दिख ही नहीं सकता। सैंड ग्रेन तो फिर भी दिख रही है, दीवार की ब्रिक, ईंट तो फिर भी दिख रही है, लेकिन दीवार की ब्रिक तो बहुत बड़ी थी, लेकिन सैंड ग्रेन ही मैं पकड़ लेता हूँ। ट्रिलियंस एटम्स हैं उसके अंदर भाई। इतने परमाणु तक पहुँच गए तुम, इतने परम तक पहुँच गए। आई बात समझ में? जीवन के आधार की उत्पत्ति के पीछे जिस उस पार्टिकल का रोल होगा, उसी पार्टिकल को ढूंढा जा रहा है, द गॉड पार्टिकल, कि वो कौन सा पार्टिकल है जहाँ से सब शुरू हुआ। उस प्राइम पार्टिकल तक पहुँचना है, द गॉड पार्टिकल। ओके, तो इस तरह से एटम जो कि बहुत छोटा है, बहुत मतलब कि फिर भूल जाओ आप कितना छोटा है, बेअंत, दिखता ही नहीं। वजन करने पे आओ तो वजन करना जी का जंजाल बना हुआ है।
अभी मास निकाल के दूंगा तो पता लगेगा वजन कैसे होता है इसका। इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग। ओवरऑल हम दिमाग में सेट कर गए कि सभी मैटर के अंतर कण में एक कण है, वो एटम है। ओके, दैट्स ऑल। चलो बहुत अच्छा। सो एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक of all forms of matter, just like a brick is to a house or a kind of building. Done? इतनी बात तो समझ गए आप। इससे ज़्यादा एटम के बारे में क्या ही समझाऊँ, कल समझाया भी था। आगे, एटम्स आर वेरी स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल, minute particles which are invisible to a naked human eye. ये तो आपको पता ही है, नग्न आँखों से नहीं देख सकते आप। द साइज ऑफ एन एटम, तो फिर मैटर रेज होता है कि फिर एटम का साइज क्या, 1 मीटर का कितनवां हिस्सा, मीटर का कितनवां हिस्सा है वो अभी समझ में आ जाएगा। तो साइज ऑफ एन साइज ऑफ एन एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 नैनोमीटर। तो एटम का साइज होता है 1 नैनोमीटर। अब आप पूछेंगे ये 1 नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर, मतलब -9 में है तो ये नीचे आएगा, तो ये नीचे होगा तो ऊपर 1 होगा। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, मैंने 1/1 000000000 9 जीरो में लगाई है यहाँ पे मैंने, और साथ में 1 आ, तो उतनवा हिस्सा 1 मीटर का है ये। मतलब कोई कहे कि 1 मीटर का 100वां हिस्सा, कोई कहे 1000वां हिस्सा, कोई कहे लाखवां हिस्सा, कोई कहे करोड़वां हिस्सा, कोई कहे 10 करोड़वां हिस्सा, 100 करोड़वां हिस्सा। ऐसा हिस्सा इस तरह से इमेजिन करो कि उतनवा हिस्सा है ये। दम समझ में आई? 1/1 और 9 जीरो, मतलब फिर निकालोगे तो संख्या ये आएगी 0.00000000001 0.000000001। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके, ये हिस्सा है, असल में ये इसका साइज है। क्लियर हो गई? अगर मीटरों में लेना है तो इतना ले लेना, अदरवाइज 10⁻⁹ मीटर है, ये नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर उतना है, और चस्का लगा हुआ है मीटर में नापने का, तो इतने में पे पहुंच जाना, फिर मीटर में नाप के घर आ जाना, वरना नहीं तो नैनोमीटर स्केल मिलेगा, उसमें ये साइज निकल के आएगा। तो मीटर ही एक कितना है, इतना, और उसका कितना हिस्सा, इतना। अंदाजा लगा लेना कितना बनता होगा। ओके, उसका 10वां ही हिस्सा निकाल के देख लेना, पता लग जाएगा कितना। फिर आगे और उसका आगे 10वां निकालना तो पता लग जाएगा कितना। थोड़ी देर बाद ही हाथ में आना बंद हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ओके, इतनवां हिस्सा। तो एटम का साइज नैनोमीटर में होता है। ये 10⁻⁹ मीटर, 1 नैनोमीटर इतना होता है। आगे बढ़ जाएं। देयर आर ओनली, अब आपसे एक सवाल पूछा जाए कि भाई ब्रह्मांड में तो जो मैटर है वो कई फॉर्म्स में एग्जिबिट होता है, मतलब मैटर का जो टाइप है तो बेअंत है। कितने तरह का मैटर है, कल ही हमने समझा था। बुनियादी देख लीजिए, वुड है, मेटल था, प्लास्टिक था, कई कुछ था, बहुत कुछ। तो ऐसा लगता है जैसे कि इन्फानाइट टाइप का मैटर है, इन्फानाइट टाइप का मैटर है, अनंत। तो क्या उन सब के लिए ही उतने ही टाइप के एटम एग्जिस्टेंस में आते होंगे? फिर ये कहानी सच नहीं है। एटम्स का नंबर लिमिटेड है, एटम फाइनाइट टाइप के ही हैं, उतने जितने हमें लगभग पता हैं। कहीं कहीं पर 92 लिखा होगा, मिलते जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। 118 टाइप के एटम हैं, 118 टाइप के एटम्स जो मिल मिल करके कॉम्बिनेशन बना करके, यानी कि मॉलिक्यूल बना करके मैटर बनाते ही रहते हैं, कंपाउंड बनते ही रहते हैं, और वो फिर अनगिनत होने लग जाते हैं। तो हमारे पास एक फाइनाइट टाइप
या लिमिटेड नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो 118 हैं। उनके कॉम्बिनेशन बना बना करके जो बनाना है बनाते रहो, दैट्स ऑल। तो ये बात हमेशा दिमाग में रखनी है। सो देयर आर ओनली फाइनाइट टाइप्स ऑफ एटम्स विच कंबाइन टू फॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ मैटर दैट वी सी अराउंड अस, और वो हैं 118 टाइप्स। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसके आगे की बात एटम की समझनी है तो फिर हम थोड़ा एलिमेंट पे आ जाए, फिर एटम की बात समझ आएगी। चलो सीधी बात समझो यार, आप अपने आसपास कुछ भी देखते हो तो वो क्या है? ये क्या है? ये सब्सटेंस है। आप अपने आसपास कुछ भी देख रहे हो तो क्या देख रहे हो? सब्सटेंस देख रहे हो। सब्सटेंस को तोड़ लो तो क्या निकल करके आ जाएगा? एलिमेंट। एलिमेंट को तोड़ लो तो क्या निकल करके आ जाएगा? एटम। एलिमेंटों को तोड़ो तो एटम निकल आ जाएगा। एटम को भी आगे तोड़ लो तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ जाएंगे। उसके आगे, एटम के आगे तो वैसे हम जा ही नहीं रहे। एटम वही है जो फर्दर और टूटेगा नहीं, टूटेगा तो फिर वो एटम रहेगा नहीं, हम तो उसी की तक ही रुकेंगे। ओके, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लेवल पे आ जाओगे तो वो चीज़ें अस्तित्व में रहेंगी नहीं, वो एटम के साथ ही रहती हैं। तो आपके हाथ में है मैटर, जिसे आप यहाँ पर सब्सटेंस कह के पुकार रहे हैं। उसके बाद जो इकाई आती है उसे तोड़ने पर वो एलिमेंट ही निकल करके आता है। एलिमेंट के बाद एटम आ जाता है। तो मोस्टली हम एलिमेंट को स्टडी करते हैं अपनी लाइफ में। ओके, हम एलिमेंट्स ऑब्जर्व करते हैं। अब जब एलिमेंट की कहानी आती है तो एलिमेंट किस किस रूप में हमारे सामने एग्जिस्टेंस में आता है, समझो ध्यान से। सारे मैटर के बेस में हम एक शब्द बोलेंगे, दैट इज एलिमेंट। अभी तक हम बोल रहे थे कि एटम बिल्डिंग ब्लॉक है सारे मैटर का, लेकिन एटम के एग्जिस्टेंस में रहने के तरीके हैं। एटम के एग्जिस्टेंस में रहने के तरीके हैं, वो कैसे हैं? कई बारी एटम सिंगल एटम फॉर्म में एग्जिस्टेंस में रहता है। आप उसे कह सकते हैं कि वो एक एलिमेंटल फॉर्म में ही एग्जिस्टेंस में रह रहा है, मतलब जिसमें एक ही प्रकार के एटम हैं। और कई बारी इन्हीं एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से एग्जिस्टेंस में रहने वाले मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एटम्स एग्जिस्टेंस में रहते हैं। आई बात समझ में? तो कई बारी एटम्स सारे एक तरह के मिलके एक एलिमेंट बनाते हैं, इस एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्टेंस में रहते हैं। और कई बारी यही एलिमेंट्स, क्योंकि एक एलिमेंट में एक ही तरह के एटम्स हैं, तो अगर मैं ये कहूँ आपसे कि एटम्स अलग अलग मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अलग अलग एलिमेंट मिलकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, क्योंकि एक ही तरह के एटम से बनेगा एक एलिमेंट, एक ही तरह के एटम से बनता है एक एलिमेंट, और 2-3 एलिमेंटों को मिला करके आप बना लीजिए एक मॉलिक्यूल, है कि नहीं? और मॉलिक्यूल से ही एग्जिस्टेंस में आते हैं कंपाउंड। इतनी बात समझ में आई? तो अब हम मैटर यानी कि सब्सटेंस से आगे बढ़े हैं, एटम की स्टडी कर रहे थे, उनके पहले ज़रा एलिमेंट को समझ रहे हैं अब, क्योंकि आगे सारी स्टडी जो होगी, जो पीरियोडिक टेबल आएगा, उसमें शब्द अब बार बार एलिमेंट्स आएगा। आप एलिमेंटल लेवल पर ही इन्हें पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं एलिमेंट शब्द का प्रयोग करने जा रहा हूँ। तो एलिमेंट्स यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। एलिमेंट्स, दे आर द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। सिंपल, सही कहानी। जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी मैटर का, वो तो एटम ही है, सब जानते हैं। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, दैट इज़ द एटम। हर तरह का मैटर जो हमारे सामने है वो किन से कॉन्स्टिट्यूटेड है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है, कौन बना रहा है उन्हें? तो यहाँ पर आप एलिमेंट वर्ड यूज़ करिए कि एलिमेंट्स प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। एलिमेंट्स में आगे अंदर एटम्स है ना। आप जो पहचान कर रहे हैं, आपकी जो जान पहचान हुई है एटम से, वो तो एलिमेंट के रूप में ही हुई है ना। आप एलिमेंट के रूप में ही उनसे मिले, उनको जाना, उनको समझा, और आज भी आप एटम्स को एलिमेंटों में ही पढ़ और जान समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से कोई भी मैटर आपके सामने है, उसके जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं उस मैटर को, बना रहे हैं उस मैटर को, वो एलिमेंट ही हुए फिर। इसलिए मैंने बताया मैटर यानी कि सब्सटेंस को तोड़ो तो आपको मिलेंगे एलिमेंट। ओके, सो इसलिए यहाँ पर अब ये कहानी है कि प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर होते हैं एलिमेंट। इस हिसाब से अब एलिमेंट में एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स में एटम होते हैं।
क्योंकि एटम्स तो जनरली धरती पे हर मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक है ही है, लेकिन हर अलग अलग तरह का मैटर अलग अलग तरह के एलिमेंटों से बन रहा है या एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशनों से बन रहा है। तो एलिमेंट्स हो गए प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द मैटर्स, और हर एलिमेंट के एग्जिस्टेंस में होने का कारण ये है कि एटम एग्जिस्टेंस में है, क्योंकि एलिमेंट एटमों से ही बन रहे हैं। तो अब यहाँ पर लिखा है कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक, किसी भी एक एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो सेम होंगे। हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम सेम होंगे, कार्बन एलिमेंट के एटम सेम होंगे, ऑक्सीजन एलिमेंट के एटम सेम होंगे, आर्गॉन, नियॉन, इन सब एलिमेंटों के एटम सेम होंगे। तो किसी भी एक एलिमेंट के अंदर जो उसके एटम होते हैं, यानी कि गोल्ड अगर एक एलिमेंट है तो उसके अंदर जो एटम हैं गोल्ड के ही हैं भाई। अगर आयरन एक एलिमेंट है तो उसमें जो एटम है वो आयरन के ही हैं, ये नहीं कि कुछ गोल्ड के भी घुसे पड़े अंदर, ऐसा नहीं है। एक एलिमेंट में एक ही तरह के एटम होते हैं, ये तो क्लियर। तो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे आर फाउंड। पूरी पृथ्वी पर गोल्ड कहीं भी मिले, पूरी पृथ्वी पर आयरन कहीं भी मिले, कहीं भी मिले, कल भी हमने ये कॉन्सेप्ट समझा था, एलिमेंट कहीं भी मिल जाए, वो जहाँ कहीं भी मिलेगा उसके जो एटम्स रहेंगे वो सिमिलर ही होंगे, एक ही होंगे। इसलिए सारे वर्ल्ड में वो एलिमेंट स्टैंडर्ड ही होगा। आयरन और पूरी धरती में ग्रेडिंग हो जाती, कौन अच्छी नस्ल का कौन बुरी नस्ल का, पर अगर एक ही ग्रेड का मिल रहा है पूरी धरती पे तो एक ही होगा। आपको मैटर करता है कि आपने जो सोना पहना है वो अफ्रीका की खदानों से निकला है कि ऑस्ट्रेलिया की खदानों से निकला है कि अमेरिका। आप तो एक ही बात देखते हैं, 22 कैरेट 24 कैरेट, प्योरिटी देख लिया आपने, सोना तो सोना ही है भाई। उसके अंदर जो एटम है वो तो ये तो नहीं है कि आपके साथ वाले ने जो गले में चेन पहनी है उस वो भी गोल्ड एक एलिमेंट, आपने भी गोल्ड एक एलिमेंट पहना है, उसके एटम निकल निकल के चीखे मारेंगे कि हम बेहतर नस्ल के हैं, हम ज़्यादा अच्छे हैं, तुम निचली नस्ल के हो। तो आप उन्हें समझाएंगे कि बेटे ऐसा होता नहीं है, तुम और मैं, हम दोनों एलिमेंट लेवल पे सेम हैं। तो तुम और ये दोनों और कोई नहीं हो, आपस में मिले जुले भाई ही हो। तुम उसके गले में, ये इसके गले में है, दोनों एक ही के स्वरूप हो। तो एटम्स किसी भी एक एलिमेंट के सारे सेम होते हैं। मैटर नहीं करता कि वो एलिमेंट कहाँ से मिल रहा है, जहाँ से भी मिल रहा है एटम सेम होंगे किसी भी एक एलिमेंट के। ओके, एलिमेंट की दूसरी कहानी ये थी। तो किसी भी एक मैटर का जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट रहता है, एलिमेंट में फर्दर एटम होते हैं। किसी भी एक तरह के एलिमेंट की गिच्ची पकड़िए तो उसके अंदर के एटम सारे सेम ही होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। तो फिर अब जब एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, एक एलिमेंट कार्बन है, एक एलिमेंट आयरन और एक एलिमेंट अभी बताया था गोल्ड है, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो काम आप हाइड्रोजन से ले लेंगे और जो काम आप गोल्ड से ले लेंगे, गोल्ड का काम हाइड्रोजन से नहीं ले सकते, हाइड्रोजन का काम गोल्ड से नहीं ले सकते। दोनों से अलग अलग काम लेते हैं। इसलिए तो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितने तरह के एलिमेंट प्रयोग में लाते हैं, कितने तरह के एलिमेंट रोज़ आप अपनी लाइफ में प्रयोग में लेकर के आते हो। चीज़ों को गर्म रखने के लिए आप ख़ास तरह के एलिमेंट का प्रयोग करते हो, जैसे कोशिश करते हो कि मेटल का प्रयोग कर लिया जाए, आई बात समझ में। फिर कई और एलिमेंट यूज़ करते हो जिन मॉलिक्यूल से प्लास्टिक बनती है। तो अलग अलग टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं जो अलग अलग तरह की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आते हैं, और इसलिए वो आपके डिफरेंट पर्पसेस को सॉल्व करते हैं। आपके डिफरेंट पर्पसेस सर्व करने की ताकत उनमें कैसे आती? वाई दे आर डिफरेंट एलिमेंट्स? बिकॉज दे ऑल आर हैविंग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज़ वाई दे आर डिफरेंट। lead is not gold, so likewise gold is not lead, but you need lead की ज़रूरत है, सिक्के की ज़रूरत है हमें, है कि नहीं? तो lead के कॉइन होते थे एक ज़माने में, फिर गोल्ड के भी कॉइन हुए, सिल्वर के भी कॉइन हैं, निकल भी यूज़ होता है, कॉपर भी, कुपरो निकल कॉइन्स भी आते हैं आज। हर अलग एलिमेंट एक अलग कैरेक्टरिस्टिक के साथ आता है। कोई एलिमेंट बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और कोई एलिमेंट नहीं है। तो जब आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है, आप उस एलिमेंट से अपना इक्विपमेंट बना रहे हो,
और जब आपको चाहिए कि करंट ना लगे तो आप वो एलिमेंट यूज़ कर रहे हो जो कि वीक कंडक्टर है, जैसे रेजिस्टर कह देते हैं, रेजिस्टेंस करता है। ओके, तो इस तरह से अलग अलग एलिमेंट्स आर ऑफरिंग अलग अलग टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। सबके अपने अपने गुण धर्म हैं, सबका अपना अपना व्यवहार है। इसी कारण से वो हमारी रोज़मर्रा की अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है, क्योंकि सुबह से रात आपकी अलग अलग ज़रूरतें हैं। बंद करना मेरे बच्चे। ओके, इसमें किसी को अब कोई डाउट? आप यहीं से देख लीजिए ना यार। अब वो होता है नहीं होता भगवान जाने, पर यही है। गुस्सा ज़्यादा आता है तो कहते हो चांदी पहनो, चांदी पहनने को कहते कि नहीं, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक वही होंगी कि वो ठंडा कर देती है आपको। और दूसरी तरफ शरीर मजबूत करना है या कुछ और तो कहते हैं सोना पहनाओ, निरोगी बनाना है तो सोना पहनाओ, उसकी वो कैरेक्टरिस्टिक होगी। फिर कई बार कहते हैं सोना कम पहनो, दिमाग बड़ा गर्म हो रहा है तुम्हारा। आम जनमानस ये मान के बैठा हुआ, ये केमिस्ट्री में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हर एलिमेंट अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आता है, इसीलिए वो सुबह से रात हमारी डिफरेंट नीड्स को सर्व करता है। अगर कैरेक्टरिस्टिक लेवल पर वो सेम हो जाते तो उनके अलग होने का मतलब क्या? उनके अलग होने का मतलब क्या? तो घोड़े की अपने गुण धर्म है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, गधे की अपनी है, भैंस की अपनी है, भैंसे की अपनी है, और सब अपना अपना पर्पस सर्व कर रहे हैं, है ना? बस अच्छी बात है, तुम बात बड़ी समझ जाते हो। तो ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। उदाहरण के तौर पर जैसे हाइड्रोजन को अगर एलिमेंट लेवल पे लूँ तो लाइटेस्ट है और स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। ओके, स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट एलिमेंट। इसी वजह से इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होंगी, इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होंगी। ओके, चलें आगे। चलो, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, अर्थ लिया मैं तो तब से ब्रह्मांड शब्द यूज़ कर रहा हूँ, हम तो उसके भी आगे निकल लिए, क्योंकि हमें जिन एलिमेंटों की नॉलेज है, जिन चीज़ों की नॉलेज है, आज हम रिसर्चेस जो दूसरे प्लैनेट्स पे कर रहे हैं वो उसी नॉलेज के दम पर कर रहे हैं। हम यहाँ पर सिमुलेटेड एटमॉस्फेयर बनाते हैं कि चांद की सतह कैसी होगी, तभी हमारे एस्ट्रोनॉमर कई दिन तक यहाँ धरती पर पहले प्रैक्टिस करते हैं कि वहाँ कैसे चलना है, क्या करना है, वहाँ का माहौल कैसे होगा, तो तभी वहाँ जा कर के वो कर पाते हैं पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पर हम जिस तरह के मटेरियल्स, मिनरल्स, मेटल्स में डील कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस करके जाते हैं तो वही मंगल पे जाके वो काम कर पा रहे हैं ना। मंगल की मिट्टी कैसे खोदनी है क्यूरियोसिटी रोवर को, वो यहाँ पर इक्विपमेंट पहले बनाया वैसे माहौल का कि कितना तो जोर लगाना है खोदने के लिए, कैसा मेटल यूज़ करना है, तभी उसको वो मेटल दे करके वहाँ भेजे तो वो वहाँ ड्रिलिंग कर रहा है, वो वहाँ पर चीज़ें खोद रहा है। तो मैं ब्रह्मांड शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बार बार, मैं यूनिवर्स वर्ड बार बार इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि हमारी जानकारी अभी ब्रह्मांड को लेकर सीमित है, लेकिन ब्रह्मांड में सौरमंडल हमारा है, द सोलर सिस्टम, और उस सोलर सिस्टम में हम अर्थ के आगे बहुत सारी स्टडीज़ कर रहे हैं जिसमें कई प्लैनेट्स हैं। अब तो हम सन तक जा चुके हैं, तो इसलिए मैं बार बार वो शब्द उपयोग में ला रहा था। अदरवाइज़ पढ़ने के लिए आप तो पृथ्वी पढ़ लो, वही बहुत है। वो ये बता रहे हैं कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज़ मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन डिफरेंट अमाउंट्स। अब हो गई बात क्लियर। पृथ्वी पर जो भी है, ब्रह्मांड में जो भी है, वो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम से ही बना है, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम से ही बना है, और अलग अलग एलिमेंट वहाँ पर किस तरह के कॉम्बिनेशन और प्रोपोर्शन में है ये देखना ज़रूरी है। क्लियर हो गई? क्योंकि एटम्स के नंबर वेरी करते रहेंगे। ध्यान से देखो, अब अगर मैं ऑक्सीजन के ही एटम की बात लूँ तो 2 एटम हैं तो ऑक्सीजन हो गया जिसे हम जानते हैं, पर 3 एटम हो गए तो ओजोन हो गया ना। तो जो भी है इस पृथ्वी पर वो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम से बना है, जो एटम्स अलग अलग नंबर में जुड़ रहे हैं। क्लियर कहानी? समझ में आई ये बात? बस फिर चलो फिर आगे चलते हैं। एलिमेंट की कहानी भी तुम्हें समझ आ गई। एन एलिमेंट इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। अब आप अब तक ये पढ़ रहे हैं कि जब किसी मैटर को तोड़ते जाओ एटम के आगे नहीं जा सकते। एटम तो फिर फर्दर टूटेगा नहीं। एटॉमोस का मतलब ही यही था, अनकटेबल, इनडिस्ट्रक्टेबल। पर यहीं साइमल्टेनियसली जब एनसीईआरटी पढ़े तो ये भी लाइन करेक्ट है कि जो एलिमेंट होता है